नमस्ते। हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। प्रणाम काली प्रसाद जी। तो चूंकि हमारे पहले जो ऑनलाइन दर्शक हैं काली प्रसाद जी हैं और इन्हीं के कहने पे मैंने आज का ये शो जो है वो रखा है। तो दो मुद्दों पे बात करेंगे। एक तो आपने देखा कि अमेरिका में क्या हो रहा है। जो यूनिवर्सिटीज हैं जो सो कॉल्ड क्लेम किया करती थी कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैं, उन्होंने ड्रास्टिक स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, दोज हु हैव गॉन आउट ऑफ हैंड, नाउ दे हैव स्टार्टेड टेकिंग स्टर्न एक्शंस अगेंस्ट देम एंड पुट देम एट राइट प्लेस। ये क्यों हो रहा है? नमस्ते दिशा जी। ये क्यों हो रहा है? वेस्ट को ये बात समझनी पड़ेगी। और चूंकि हमने जो हमारे यहाँ पे देखा है एक बिहेवियर देख लीजिए, हम कन्फर्मिस्ट हैं। हम रूल को बनाने वाले नहीं हैं, हम रूल के हिसाब से चलने वाले लोगों में से अब हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है हमारे लिए। जैसे अब आप यूके का एग्जांपल लें। मैंने जो अपना पिछला वीडियो किया था जिसमें मैंने यूके के जो ये सेफ्टी ऑफ रवांडा एक्ट है जिसकी एनालिसिस की थी। अब सेफ्टी ऑफ रवांडा एक्ट में यूनाइटेड किंगडम के पास समस्या क्या थी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और लिबर्टी, ह्यूमन लिबर्टी और इन सब के जो चैंपियन बनने का वेस्ट दावा करता था। और जब उसका दुरुपयोग होने लगा, जब उसी ह्यूमन राइट्स की आड़ लेकर के लोगों ने यूरोपियन मार्केट्स को फ्लड करना शुरू किया, यूरोपियन कंट्रीज को फ्लड करना शुरू किया, और फिर वहां पे उनकी ही फ्रीडम्स और लिबर्टीज और डेमोक्रेसी का फायदा उठा करके सारे वो काम किए जिससे कि अनडेमोक्रेटिक मीन्स आप कह सकते हैं या अनडेमोक्रेटिक गोल्स कह सकते हैं। आप अगर डेमोक्रेसी का यूज करके शरिया स्थापित करना चाह रहे हो वेस्ट में, तो फिर समझ में आता है कि आप क्या बात, आप किस दिशा में यूज कर रहे हो ये जो अपरेटस है। और ये अपरेटस या ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या ये जो ह्यूमन लिबर्टीज हैं, ये वेस्ट में आई इसलिए क्योंकि वो अपनी रिलीजियस गवर्नेंस से तंग आ चुके थे और इसी से उन्होंने अलग निकल करके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की व्याख्या की। अब जैसे आप देख ले हमारे यहाँ क्या होता है कि आप अगर नुपुर शर्मा जी ने सच भी बोला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहां गया उनका? कहीं नहीं गया। लोगों ने उनके ऊपर फतवे लगा दिए, उनके नाम लेने वालों को लोगों ने इंडिया में गर्दन काट दिया। आपको कोल्हापुर की वो घटना याद होगी, या महाराष्ट्र के किसी एक शहर में जहां पे एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को हत्या कर दी थी क्योंकि वो नुपुर शर्मा के सपोर्ट में खड़े हो गए थे। अच्छा, नुपुर शर्मा ने गलत क्या कहा था? अगर ये है कि आप अपनी रिलीजन को, जैसे आप देख लें जो ये बंदा था, क्या नाम है इसका, जाकिर नायक, ये सरेआम खुल करके हिंदू में ऐसा है, वेद में ये लिखा है, ये कर रहा है, उसको कोई थ्रेट नहीं है। अकबरुद्दीन अवैसी को कोई थ्रेट नहीं है। ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ही कॉन्सेप्ट का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जब उल्टा हुआ, जब नुपुर शर्मा ने फ्रीडम ऑफ, और उसी डिबेट में शिवलिंग को लेकर के जो तस्लीम रहमानी ने क्या क्या कहा था, वो सब चीजें गौड़ हो गई और नुपुर शर्मा आज अपनी जिंदगी को बचाते हुए फिर रही है। क्यों? क्योंकि एक समाज है जो हिंदू का समाज है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में विश्वास करता है। तो आप उनके देवी देवताओं को गाली भी दे दीजिए तो वो कुछ नहीं करेंगे। आज आप देख लीजिए, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रामचरितमानस को फाड़ा, उसमें से एक हिंदू भी थे, एक मुसलमान थे। ये चारों लोग ताल ठोक के घूम रहे, ये सोचेंगे ये बड़े ताकतवर है। नहीं बंधु, जिस चीज के लिए आपको घमंड है कि कुरान हमें इतनी वो देता है, रिजिडिटी देता है, उतना ही घमंड एक वेद के मानने वाले सनातनी को है कि वेद उसको उतना ही फ्लेक्सिबल बनाता है। अगर आपको ये घमंड है कि हम कुरानिक विजडम से नहीं हटते हैं और हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो या हम फंडामेंटलिस्ट हैं, तो भारत का सनातनी भी उतना ही बड़ा फंडामेंटलिस्ट है। क्यों? क्योंकि वो आपकी गालियों को सुनता है फिर भी वो उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता। ये उसका फंडामेंटल है। हिंदू भी उतना ही बड़ा फंडामेंटलिस्ट है जितना कि मुसलमान बड़ा फंडामेंटलिस्ट है। अंतर यह है कि दोनों के फंडामेंटल्स अलग अलग हैं। दोनों अपनी फंडामेंटल से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों अपनी फंडामेंटल से कॉम्प्रोमाइज कर जाते, यदि हिंदू अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और सबका सम्मान करना और इन सब चीजों से वो कॉम्प्रोमाइज कर जाता, तो आज ना तो अकबरुद्दीन ओवैसी दिख रहे होते और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य दिख रहे होते, और इस देश में तालिबान होता, और ना ही किसी और रिलीजन के लोगों की संख्या बढ़ रही होती ना। ये फंडामेंटलिज्म है हिंदुओं का।
ये फंडामेंटलिज्म है हिंदुओं का कि, और ये लोग समझते कि अगर आपके फंडामेंटल जो हैं वो स्ट्रिक्टो सेंसो हैं या वो बड़े मतलब रिजिड है कि हम दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम दूसरे को मानेंगे नहीं, और हमारे फंडामेंटल्स ये कि हम तुमको भी सच मानेंगे, तो क्या हिंदू ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया? उतना ही बड़ा फंडामेंटलिस्ट है। एक का फंडामेंटलिज्म है एक्सेप्टेंस, एम्ब्रेस और लव, दूसरे का फंडामेंटलिज्म है एक्सक्लूसिविज्म, तेरा मेरा, मैं सही तू गलत। अगर मुसलमान अपने इस दायरे से पीछे नहीं हट रहा है कि हम सही हैं और बाकी सब गलत, तो हिंदू भी इस दायरे से पीछे नहीं हट रहा है कि सब सही है। को दोनों ही अपने अपने फंडामेंटल्स को फॉलो कर रहे हैं। यही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। क्योंकि हिंदू ने जिस दिन रिएक्शनरी बन करके वो जो रिजिड मुस्लिम समाज की तरह अगर वो बिहेव करने लगेगा, तो वो फिर फंडामेंटलिज्म अपनी नहीं फॉलो कर रहा होगा, फिर वो फंडामेंटलिस्ट नहीं रहेगा। देयर इज नो प्रॉब्लम इन बीइंग द फंडामेंटलिस्ट, इट्स अ गुड थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स में विश्वास करने वाला, इक्वलिटी में और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, राइट टू लाइफ में, डेमोक्रेसी में, इलेक्शन में भरोसा करने वाला आदमी, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है, फंडामेंटलिस्ट है, बिकॉज ही बिलीव्स इन द फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली, अगर आप कुरान के टीचिंग्स में विश्वास करते हो, उसके फंडामेंटल टीचिंग में विश्वास करते हैं, आप उसको अडेयर करते हो, तो आप फंडामेंटलिस्ट हो। उसी तरीके से आप सनातन में अगर विश्वास करते हो तो सनातन की टीचिंग के फंडामेंटल्स में आप विश्वास करते हो, उसको अक्षरशः मानते हो, तो आप फंडामेंटलिस्ट हो। तो हिंदू भी उतना ही बड़ा फंडामेंटलिस्ट है जितने मुस्लिम है। हमें कंपैरेटिव, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुसलमान ही किया जाता है इस देश में, वो उन्होंने ऐसी सिचुएशन बना दी है कि आप हिंदू मुसलमान करने पे मजबूर हो जाते हो, क्योंकि भारत में भारतीयों को भारतीय होने के अलावा बाकी जो थॉट प्रोसेस है कम्युनिस्ट और ये जो है, वो जाति और धर्म के आधार पे देखती है, जाति और मजहब के आधार पे देखती है। हम ये कहते कहते थक गए कि सबको एक समान मानो, सबको भारतीय मानो, और उसकी आइडेंटिटी क्या है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और भारत में ये हुआ भी। आपने वेदों को गाली दी हो, आप बुद्धिस्ट बन गए हो, आप जैन बन गए हो, आप सिख बन गए हो, लेकिन सब पे जो है वो वैदिक नियमों के अंतर्गत ही लॉ बनते रहे। ऐसा नहीं कि बुद्धों का लॉ ऑफ सक्सेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ अडॉप्शन अलग था, और सिखों का अलग हो गया, और उसके बाद जैनों का अलग हो गया। सबका लॉ वही था। यही ब्यूटी है हमारे फंडामेंटल की, कि लॉज एक थे लेकिन फिलॉसफीज अलग अलग होती चली गई और उनको पनपने का मौका मिला। यदि वेदों की फंडामेंटल्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होता तो बुद्धिज्म कभी एग्जिस्ट नहीं करता। भगवान बुद्ध को नहीं माना जाता। हमारे यहाँ बुद्ध भी पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ जो है वो वेद के भगवान भी पूजे जाते हैं। ये इस देश की बड़ी बड़ी जबरदस्त फिलॉसफी है, जबरदस्त फंडामेंटलिज्म सिर्फ भारत में देखने को मिलता है। बुद्ध भी यहाँ पूजे जाते हैं। मैं बुद्धिस्ट मंदिर में भी गया हूं, मेरे घर में भी बुद्ध की स्टैचू रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राम जी की भी पूजा हो रही है, मंदिर में भी जा रहे हैं, गणेश जी की भी पूजा कर रहे हैं। कोई भी घर में गृह प्रवेश है तो सारे के सारे वो सब फॉलो हो रहे हैं। बुद्ध को कोई गाली देने वाला आपको नहीं मिलेगा। बुद्ध की मूर्ति आपको लोगों के घर में दिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान, अब आप देख लीजिए मोदी जी को हर वैदिक अनुष्ठान करवाते हैं मंदिर खुलवाने में या कहीं पे किसी चीज का शिलान्यास करवाने में, और उसके बाद बुद्ध की भी बात करते हैं। वो जब उन्होंने अपना वो जो एक योग वाला या जो एक्सरसाइज वाला वीडियो रिलीज किया था, तो उसमें वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा पीछे थी। तो ये इस देश की खास बात। बुद्धिज्म ने कहा वेद गलत है, सनातन गलत है, ये रास्ता गलत है और ये सब गलत है, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है आपकी बात सही है, आप सही कह रहे हो, आप मेरे भगवान हो, लेकिन मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। दिस इज द फंडामेंटलिज्म ऑफ इंडिया। बड़े फंडामेंटलिस्ट है भैया इंडियंस, ये जान लीजिए, नहीं छोड़ेंगे वो अपने आप को। जो इस सनातनी जब तक बना रहेगा वो सबको मानेगा। आप उसको नहीं मना कर पाओगे। मजार में जाके प्रसाद लेके चला आएगा। मजार में प्रसाद का कॉन्सेप्ट होना ही बहुत बड़ी बात है। वो मजार में एक चढ़ावा चढ़ा के और लोगों को बांट देगा। उसने इस्लाम का भी सनातनाइजेशन कर दिया है। उसने, आप देखें यहाँ पे मैं गोवा में हूँ, तो जैसे हमारे यहाँ नहीं वो बाहर छोटे छोटे मंदिर हो जाते हैं, सड़कों पे लोग लगा के खड़ा कर देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे चर्च खड़ा कर दिया। छोटा सा एक वो रहेगा, उसमें क्रॉस लगा रहेगा। चूंकि इंडियंस ही रहेंगे, ये अपनी फंडामेंटल से नहीं चूकने वाले, और इसीलिए ये ऐसे हैं कि इतनी ज्यादा रिजिड थ्योरी से भी ये लड़ गए।
लड़ गए ये क्योंकि इनको अपनी थ्योरी में विश्वास था। जहां हिंसा की जरूरत थी हिंसा लिया, जहां प्यार मोहब्बत से जरूरत थी वहां प्यार मोहब्बत दिया। ये टैक्टिक से लेकर के और हिंसा तक सब किया इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की ताकत है कि यहां पे आप उस धर्म को भी पनपने को देते हो जो ये धर्म कहता है कि आप गलत हो और आपको मिटा के हमें अपना ला। नमस्ते, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम दे रहा था। तो अब आप ये सोचिए कि ये भारत की वो है खास बात। अब जाइए वेस्टर्न में, आप देखिए मैं जो बात मेन करना चाह रहा था कि ब्रिटेन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को या ह्यूमन राइट्स को अपने जो उनका अंडरस्टैंडिंग है, और when it came to the survival of Britain and between the survival of human rights, they chose survival of Britain and not the fundamental rights. हमारे यहाँ क्या भैया, संविधान खतरे में है तो हिंदू खतरे में नहीं हो सकता, लेकिन संविधान खतरे में हो सकता है। लोकतंत्र हमेशा खतरे में है, संविधान खतरे में, भारत रहे या ना रहे। यहाँ के लोकतंत्र की जो डेफिनेशन इन्होंने दे दी है वो डेफिनेशन ऑफ लोकतंत्र रहना चाहिए। अब उसकी वो ऐसा क्यों है ये मैं और आप नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते उसको। लेकिन यूके ने क्या किया, आप ये समझ लीजिए कि यूके ने जो किया वो ऐसा है कि जो रिफ्यूजी लॉ था, रिफ्यूजी लॉ के अंदर में कि यदि में ये है कि यदि कोई आदमी आपकी टेरिटरी पे आ गया और रिफ्यूजी का एप्लीकेशन डाल दिया है उसने, तो अब आप उसको रिमूव नहीं कर सकते अपनी टेरिटरी से उस कंट्री में जहां से कि वो आया है, अगर उसको थ्रेट है तो। अब इसका एनालिसिस या इसकी एग्जामिनेशन या इसकी स्क्रूटिनी की थ्रेट है कि नहीं, ये होता रहे सो होता रहे, लेकिन चूंकि उसने एप्लीकेशन डाल दिया है तो अब आप उसको वहां तो नहीं भेज सकते। फिर क्या होगा भाई, कहां भेजें उसको, हम कहां भेजें उसको? तो आप उसको अपने देश में रखे रहिए। इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफुलमेंट, REFOULMENT। तो इस इंटरनेशनल लॉ से या अब उनके डोमेस्टिक लॉ का भी पार्ट है, क्योंकि थ्रू यूरोपियन कन्वेंशन जो था, ह्यूमन राइट्स एक्ट जो था यूके का, वो यूरोपियन का, उनके जो ह्यूमन राइट्स एक्ट का शेड्यूल देखेंगे तो उसमें यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स अप्लाई करता था। क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद थोड़ा समय है जब वो ECHR से बाहर निकलेंगे और अपना जो है ह्यूमन राइट्स एक्ट को फॉलो करेंगे, क्रिएट करेंगे या उसको रिपील करके दूसरा लॉ लाएंगे। फिलहाल तो यही चला ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो अब क्या हुआ भाई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रवांडा के साथ ट्रीटी कर ली और ये कहा कि हम यहाँ के लोगों को भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रवांडा सेफ कंट्री नहीं है, उन्होंने कहा टू हेल विद यू। उन्होंने एक नया लॉ बनाया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया, उन्होंने कह दिया रवांडा एक सेफ कंट्री है, बात खत्म। चूंकि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है तो अब तो ना तो इंटरनेशनल लॉज को चैलेंज कर सकता है और ना ही अब ये सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकता है, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी वाले कंट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं है। तो उन्होंने ये कर दिया। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि आप दूसरों के यहाँ पे गाली देकर के अगर आप यूके में आ रहे थे और आप यूके की जो रिसोर्सेज को आप फ्लडेड कर रहे थे और ह्यूमन राइट्स एक्ट का फायदा उठा रहे थे या ह्यूमन राइट्स को फायदा उठा रहे थे, यूके ने कहा दैट्स इट, इनफ। अब ये ह्यूमन राइट्स का नाटक नहीं चलेगा। ब्रिटेन की एग्जिस्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूके का व्हाइट रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूके का क्रिश्चियन रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूके के ट्रेडिशन कल्चर का एग्जिस्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि ये ह्यूमन राइट्स का शराब। कहां गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कहां गया? अब आप अगर यूके पहुंच जाते हैं लीगल तरीके से, चाहे आप इलीगल इमिग्रेंट हो, चाहे आप असाइलम सीकर हो, तुरंत आपको रवांडा भेज देंगे वो। अगर पता चल गया कि आप यूके की, पहले क्या होता कि गलत अगर आप आ गए तो आप उनको टॉलरेट कीजिए, बस आइए ये कीजिए वो कीजिए, आप कुछ नहीं, आप सीधा रवांडा। चलो आपकी कंट्री नहीं भेज सकते हम और किसी कंट्री नहीं भेज सकते तो रवांडा जाओ, रवांडा लेने को तैयार हो गए। अच्छा, अब यूनाइटेड स्टेट में आइए। यूनाइटेड स्टेट में मुझे याद है बहुत पहले एक बार सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक जी की कोई पत्रिका आती है, मुंबई से छपती है, उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि जो मुस्लिम्स हैं उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हिंदू उनके एंसेस्टर्स हैं और वो हिंदू कल्चर्स को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर नहीं करते तो उनका शायद वोटिंग राइट ले लेना चाहिए था। कोई भी सेन आदमी जो भारत को बचाना चाहेगा वो ऐसी बात करेगा, क्योंकि और उनको फिर इस स्टेटमेंट की वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जॉब से निकाल दिया।
फॉक्स टीवी का एक वो था उनका इंटरव्यू कि हमारे यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, और हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। अभी एरिक ग्रासिटी साहब ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि ये जो पनून है, और पनून जब भारत को इतने बड़े बड़े धमकी दे रहा है तो आप क्यों नहीं एक्शन लेते हैं, तो एरिक ग्रासिटी साहब ने कहा कि अरे हमारे यहाँ जब तक आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ स्पीच के बेसिस पे हम आपको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। अभी 2 केस देखे हमने जहां सिर्फ स्पीच के बेसिस पे प्रोसिक्यूट कर दिया अमेरिका ने। हालांकि मैं एरिक ग्रासिटी साहब का बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन आपको डुप्लिसिटीज देखिए कि एरिक ग्रासिटी साहब कह रहे हैं कि पन्नून जो है वो सिर्फ बोलता है, और जब तक उसके बोलने के ऊपर कोई एक्शन ना ले ले, यानी क्राइम ना हो जाए, तब तक हम जो है कोई एक्शन नहीं ले सकते, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। चलो भैया माना ये मैंने, हालांकि ये बड़ा भोंडा सा एग्जाम्पल है एज अ लॉयर, फिर भी मान लेते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो जो लड़की थी, जो पटेल लड़की थी अभी, जिसको कि आपने प्रोसिक्यूट कर दिया, जिसने कहा फक यू एंड ऑल दैट, वी आई होप समवन किल्स यू, पैलेस्टाइन के प्रोटेस्ट में जिसने कहा, उसको क्यों आपने जो है प्रोसिक्यूट कर दिया? वो तो सिर्फ बोली थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसके कहने पे किसी ने तो कोई वो नहीं किया, तो उसको आपने टेररिज्म का चार्ज लगा के प्रोसिक्यूट कर दिया। किसी ने कोई एक्शन लिया था क्या? कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर दी थी उसके कहने पे? पटेल जो लड़की है उसका नाम मैं भूल रहा हूं, आपने, रिद्धि पटेल, क्यों उसको प्रोसिक्यूट किया आपने? वो भी टेररिज्म का चार्ज लगा दिया, वॉट शी टेररिस्ट, बट आपने किया ना। और पन्नून टेररिस्ट नहीं है, पन्नून कह रहा है हम पार्लियामेंट उड़ा देंगे, हम फ्लाइट उड़ा देंगे, और वो सब कर रहा है, तुम मर जाओगे और ये हो जाओगे, घर से मत निकलो। ये स्टेटमेंट और रिद्धि पटेल का स्टेटमेंट कि आई होप यू ऑल डाई में क्या अंतर है? क्यों आप पन्नून को प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये जो आप खेल खेल रहे हो अमेरिका को असाइलम सीकिंग के नाम पे, दुनिया भर के जो अराजक तत्व हैं उनका आप अगर वो बना रहे हो, अड्डा बना रहे हो, तो यही काम यूके भी कर रहा था। जब गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, और ये जो म्यूजिक था नदीम श्रवण वाला, नदीम, जब वो यूके भाग गया था, तो जब उसके एक्स्ट्राडिशन की प्रस्तावना के लिए जब गवर्नमेंट ने लड़ा, तो यूके की गवर्नमेंट उस समय स्टेट जुडिशरी ने कहा था कि हम नदीम को प्रत्यार्पण इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे जुडिशरी फेयर नहीं है और ये मुसलमान। और आज उन्हीं मुसलमानों के अगेंस्ट में उन्होंने सारे ह्यूमन राइट्स एक्ट को ये कह दिया, नथिंग डूइंग, इवन अगर ये लॉ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है तो ये लॉ सही है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का एग्जांपल है। दुनिया कहती रह जाए कि रवांडा में सेफ्टी नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मजे की बात है कि रवांडा ने दुनिया का सबसे बड़ा जीनोसाइड देखा था। मैं यूनाइटेड नेशन के जिस ट्रिब्यूनल में काम करता था, उस ट्रिब्यूनल का नाम था इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया, और हेग में जहां मेरा ऑफिस था उसके ठीक सामने एक और बिल्डिंग थी, वहां पे एक और ट्रिब्यूनल में काम चल रहा था, उसका नाम था इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रवांडा, आईसीटीआर। आईसीटीआर और आईसीटीवाई के केसेस हम पढ़ करके बड़े हुए हैं। दुनिया का सबसे विभत्स जिनोसाइड हुतू और तुत्सी के बीच में जो अभी हुआ है 21st सेंचुरी में, वो वही नोटिस किया गया रवांडा में, और आज वो रवांडा सेफ कंट्री हो गई। उसके प्रेसिडेंट को और उसके कई बड़े ऑफिसर्स को बारगिया वीजा और जैसे कई बड़े जो सैन्य लीडर थे, मिलिट्री ऑफिशियल्स से, उनको प्रोसिक्यूट किया गया है आईसीटीआर में। और आज यूके कह रहा है कि रवांडा एक सेफ देश है, जबकि उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि रवांडा सेफ नहीं है। दैट्स द पावर ऑफ लॉ। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, सेफ है तो सेफ है। अब आप वो कहते रह जाओ कि रवांडा सेफ नहीं है, आप दुहाई देते रह जाओ ह्यूमन राइट्स लॉ की, रिफ्यूजी लॉ की, विच इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स लॉ, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी, सबकी आप दुहाई देते रहो। उन्होंने कहा हमारा पार्लियामेंट सॉवरेन है, कुछ भी नहीं होगा, हम नहीं मानेंगे। अब आप बताइए, कि ये अपनी जो ह्यूमन राइट्स इन्होंने बनाए हैं, और आप अगर ह्यूमन राइट्स का वो देख करके और ह्यूमन राइट्स के नाम पे ही देशों को बर्बाद करोगे। मैं कल देख रहा था एक टीवी सीरियल, उसमें वो पूछा जी टीवी में किसी ने, टीवी न्यूज डिबेट था कि धर्म बड़ा या देश, तो एक पार्टिसिपेंट ने कहा जी न्यूज पे कि भाई धर्म तो बड़ा है हमारा, क्योंकि धर्म ही हमें सिखाता है कि अपने वतन से प्यार करो।
भाई हिंदुस्तान के लिए तो ये सही नहीं है ना, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए तो आपका धर्म सिखा रहा है गजवाई हिंद होगा। अभी जाकर के वो जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वो है इस्लामिक प्रीचर है, उसका नाम है बोलो कादरी, तहसुन कादरी सब नाम है उनका, जो कि इमरान खान के साथ आकर के और पीटीआई में वो करता, अगर किसी को नाम पता हो तो लिख दीजिएगा। उसने अपने स्पीच में कहा कि भाई ये जो वो है गजवाए हिंद वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ना तो मोहम्मद बिन कासिम वाला हमला गजवाए हिंद माना जा सकता है, ना तो मोहम्मद गजनवी वाला हमला गजवाए हिंद माना जा सकता है। आप उसकी यूट्यूब पे जाके वीडियो देख ले। एंड तहसानुल कादरी या समथिंग नाम है उसका, और ही इज फॉलोड बाय मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया एंड पाकिस्तान इक्वली। तो अगर आप ये कह रहे हो कि मेरा धर्म बड़ा है और आपका धर्म कह रहा है कि कल को गजवाए हिंद होगा, तो आप अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको क्या शिक्षा दे रहे हो कि गजवाए हिंद के लिए वो किस तरफ जाएंगे, उनकी लॉयल्टी किधर होगी? अगर वो रिलीजियस है और इस रिलीजन में ये एक मैंडेट है कि आपको ये करना है, तो आप बताइए। और आप कह रहे हो कि धर्म बड़ा है, देश बड़ा नहीं है, संविधान बड़ा नहीं है, क्योंकि धर्म सिखा रहा है कि देश में प्यार करो। तो भाई आपका धर्म तो ये भी बता रहा है कि गजवाए हिंद होनी है, इसीलिए आपको सेक्युलर होने की जरूरत है। अच्छा, मैं कई बार एक्स मुस्लिम्स के एक दो चैनल के वीडियो में देखा, क्योंकि आपको पता है मैंने साहिल के साथ प्रोग्राम भी किया था, और मुझे उनको एक्स मुस्लिम कहना बुरा लगता है, बिकॉज दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर एज गुड स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स, और जो भी कह लीजिए लॉयर्स जैसे कि हम में से लोग हैं। तो उनकी सिर्फ आइडेंटिटी ये तो नहीं होनी चाहिए, उनकी आइडेंटिटी एक फुल फ्लेजेड जैसे कोई नॉर्मल देश का वो जो सिटीजन है वैसे वो भी हैं। तो मैं उनका एक वो देख रहा था, उसमें कुछ लोगों ने बताया कि अगर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं होगी तो फिर रिलीजन नहीं होगा, तो हमको पता कैसे चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है? अच्छा, जो लोग नहीं समझते हैं ऑब्जेक्टिव मोरालिटी सब्जेक्टिव मोरालिटी, मैंने एक बार साहिल के शो में कहा भी था और आप लोग को भी बता दो। बेसिकली मोरालिटी दो तरीके की होती है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में जाएंगे। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जो आपके दिमाग में, जो लोग नहीं समझते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब होता है आपके दिमाग में, और ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो आप फील कर सकते हैं, जो आपको जो विच इज टेंजिबल। तो बेसिकली मोरालिटी का जो डिवीजन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है मोरालिटी ऑफ ड्यूटी, दूसरा होता है मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन। तो मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन बहुत हद तक सब्जेक्टिव होता है। जैसे आप डॉक्टर बन गए, अब आप दुनिया भर में पैसे कमाना चाहते हो जा करके, और आपने कहा कि भैया मुझे तो मेडिसिन पढ़ के कोई वो नहीं करनी पब्लिक सेवा, मैंने मेडिसिन में बहुत पैसा खर्च किया, मैं तो पैसे बनाऊंगा। ये अब आपका मोरालिटी है, उसके लिए आप जैसे काम करो, जो भी इलीगल नहीं है वो सारे एक्ट अब आपके मॉरल हैं, क्योंकि आपने उसका चयन किया है। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन जब लॉ बनाए जाते हैं तो दे आर ऑब्जेक्टिव। अगर लॉज यूसीसी का आ रहा है, वो कह रहा है कि अब आप कजन मैरिजेस नहीं कर पाएंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। अगर वो कह रहा है कि आप रेप नहीं करेंगे तो आप नहीं करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। टू फॉलो द लॉ विल बी योर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। अगर अब लॉ ये कह रहा है कि अगर आप वेजिंग वॉर में अगेंस्ट द स्टेट पकड़े जाते हैं, आपके ऊपर हाई ट्रेजन का मुकदमा चलेगा, भले वो आपने अपने रिलीजन के फॉलोइंग में किया हो, वो मुकदमा, वही आपकी मोरालिटी है। सो टू चूज बिटवीन रिलीजन एंड, अगर आप ये कह रहे हो कि ये पूरा का पूरा धरती अल्लाह ने बनाई है और ये काफिरों ने तो इसको अगवा कर लिया है, या ये नहीं है, ये आपकी मोरालिटी हो सकती है, बट नाउ दैट इज नॉट गोइंग टू होल्ड ट्रू। तो अब आपके ऊपर ट्रेजन लगेगा तो लगेगा। उसी तरीके से यदि कोई हिंदू कास्ट प्रैक्टिस करना चाहता है और अगर स्टेट कहता है कास्टिज्म नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। आपके जो भी लॉज आप फॉलो कर रहे हो, कास्ट प्रैक्टिस विल बी डन अवे विद। उसी तरीके से यूएस में देखिए क्या हुआ कि आज यूएस के कैंपस जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के चैंपियन होते थे, फाइनली सरेंडर कर दिए। और किसके राज्य में सरेंडर किए? डेमोक्रेट्स के राज्य में सरेंडर किए, क्योंकि डेमोक्रेट्स आर एज गुड एज कम्युनिस्ट इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू इस्लामिक तुष्टीकरण। बट बाइडेन ने भी दे पुट देयर फुट डाउन कि इनफ इज इनफ। और जो दो लोग पकड़े गए उसमें एक इंडियन भी हैं। इंडियन हर तरीके के विचारधारा में नंबर 1 है। अगर वो कम्युनिज्म में है तो वो फिर कम्युनिज्म के हार्ड कोर में जाएंगे,
वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो लिबरलिज्म में है तो वो लिबरलिज्म में जाएंगे, अगर वो इस्लाम में है तो इस्लाम में जाएंगे। आज इस्लाम का सारा जो जो परचम है वो इंडियंस ही ले रहे हैं। पाकिस्तानी का मतलब इंडियंस। आप देख लें, आज उनके जो सबसे थोड़े बहुत लिबरल प्रीचर हैं, घामड़ी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही है ना, जाकिर नायक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। इस्लाम अब चला ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग, जो मेन प्रीचर जो फेमस हैं इस रीजन में। तो बॉटम लाइन क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ अब सब देशों ने समझौता कर लिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिसयूज हम नहीं होने देंगे। भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब नहीं चले। अब वेस्ट की जो हिपोक्रेसी होती थी अब वो भी नहीं कर पाएंगे। वेस्ट की जो हिपोक्रेसी होती थी, हमको सुनाते थे कि आपको लॉ एंड ऑर्डर नहीं आता और हमारे यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अव्वल दर्जे का है। तो क्यों इन बच्चों को पैदा किया जो कह रहे हैं कि फ्रॉम रिवर टू सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री? क्यों रिद्धि पटेल को आपने प्रोसिक्यूट कर दिया जब वो कह रही है फक यू, आई होप यू विल डाई बिकॉज यू आर किलिंग इन पैलेस्टाइन, आई होप यू। तो होप कहा था and you have started prosecuting her for the charges of terrorism. That's despicable. क्या हुआ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को? क्योंकि आपको भी जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सहारा लेकर के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ही अंडू नहीं किया जा सकता। भारत में यही होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सहारा लेकर के ही आप हिंदूज पे कुछ भी बोलो, लेकिन जब आप पे आएगा तो फिर वो हो जाएंगे गर्दन 6 इंच जुदा। गुस्ताख रसूल की क्या सजा? सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताखी मीन्स व्हाट? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। In order to gustakh, in order to commit blasphemy, you have to either speak or you have to do an action. और फिर उसका परसेप्शन भी वही है, जिसकी जो परसेप्शन में डिटरमाइन हो जाए वही करेगा। सो बॉटम लाइन ये है कि इंडिया में डेमोक्रेसी वर्सेस ये कर दिया। डेमोक्रेसी जो 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 इनकी है, जो कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस की आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें कि हमारी हिस्ट्री को मिटा दो, जिसमें मुगल को यहाँ का मेन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट बता दो, मुगलों ने भारत का निर्माण किया है ये सिखा दो बच्चों को, ये कहो कि आर्यन और द्रविडियन दो अलग अलग रेस है, बच्चों को ये सिखा दो। ये जो मानने की फ्रीडम है इसको वो कहते हैं डेमोक्रेसी। और अगर आप इसको रिविजिट करेंगे, चैलेंज करेंगे फैक्ट पे, लॉजिक पे, तथ्य पे, तर्क पे, वो उसको मानने को तैयार नहीं। उसको वो कहते हैं कि ये है चैलेंज टू डेमोक्रेसी। उनको भारत में भारतीयता से, सनातन से, वेद से, कल्चर से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। भगवान राम के बिना भारत की परिकल्पना कैसे की जा सकती है? और उन्होंने देखिए क्या किया था 70 साल तक कि अयोध्या जिले की, अयोध्या एक तहसील था, उसका जिला था फैजाबाद। अयोध्या एक तहसील था, एक उस जिले का नाम फैजाबाद रखा गया। ऑडेसिटी देख लीजिए आप। तो ये मंदिरों कोई वो नहीं किया गया रिनोवेशन। सारा का सारा धर्म ये लगाया गया कि आप जो हो वो कास्ट में बटे रहो। भाई जब तक हिंदू है, सनातनी है, वैदिक कल्चर को मानने वाला है, मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं। क्या कोई ये मुस्लिम कहेगा कि मैं हिंदू हूं? नहीं कहेगा। मैं कुरान के आगे सर झुकाता हूं, क्या वो वेद के आगे सर झुकाएगा? नहीं झुकाएगा। तो हमारे फंडामेंटल्स अलग अलग हैं, इसलिए हमारे एक्सप्रेशन अलग अलग हैं। अब कई उसमें से जो लोग हैं वो जो कि अपने लिए खड़े होना चाहते हैं, उनकी दिक्कत ये है कि अगर वो सनातनियों का ये बिहेवियर चेंज कराएं तो वो सनातनी नहीं रह जाता। जैसे बहुत से सही जो स्कॉलर है वो सही बात कहते हैं कि जो इंडियंस हैं उनको शत्रुबोध नहीं है। उसका रीजन है कि उनकी जो फिलॉसफी ऐसी है कि शत्रुबोध उनको होना ही मुश्किल है। कोई भी भगवान का नाम लेकर के खड़ा हो जाता है, वो वहां पे मत्था टेक देंगे, और अगर ना टेके तो फिर वो हिंदू नहीं रह जाते, वो वैदिक नहीं रह जाते, क्योंकि वेदों में सिखा दिया एकम सत बहुधा विप्राः वदन्ति। सो वेस्ट नियम लिखता है और पुराने नियमों को खत्म करता है। अगर वो नियम उसके एग्जिस्टेंस के लिए क्वेश्चन बनते हैं तो वो उन नियमों को ताक पे रख देता है, कहता है हटाओ इन नियमों को। भारत क्या है, उन नियमों के साथ खेल रहा होता है।
भारत की सर्वाइवल इन नियमों के आधार पर नहीं हो सकती। भारत को अपने सर्वाइवल के लिए अपने नियम बनाने पड़ेंगे। मैं बार बार कह रहा था, और ये बात आज सच भी हो गई, दूसरों के बनाए हुए नियम से तुम कैसे खेल सकते हो? तुमने कभी तलवार उठा करके हिंदुइज्म को जब फैलाया नहीं, और जब सारी दुनिया ने तलवार उठा करके अब्राहमिक फेथ को फैलाया, तो फिर आपका और उनका सेम प्लेइंग ग्राउंड कैसे हो सकता है? यू नीड टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप यूरोप में आज भी चले जाएं, एक मॉस्क के नाम पे एक पत्थर भी रखना हो ना, तो आपको इतने परमिशन लेने पड़ते हैं कि आपके घोड़े छूट जाएंगे। एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट रूल ऑफ लॉ, नो नॉनसेंस। यहां देख लीजिए आप, पूरा का पूरा उत्तराखंड जो है था वो ऑक्यूपाई कर लिया था। क्योंकि रिलीजन के नाम पे आप इस देश में कुछ भी कर दीजिए, उतना ओवर सेंसिटिव बना देते हैं लोग उसको कि भाई यहां पे पता नहीं क्या हो रहा है। इंडिया नीड्स टू मेक रूल्स एंड लॉज which might be inimical to the existing set of rules, but India must make rules that suits its own game. अपने नियमों पे खेल खेलो। जब नियम बनाने के, मुझसे एक बार मैं एक उसमें गया था, क्या नाम है, कॉन्फ्रेंस में, तो वो बोल रहे थे कि अच्छा ऐसा बताइए जैसा सीए जैसा लॉ किसी और देश ने बनाया है। अरे भाई, सबके देश की क्या फैक्ट और फिगर और सिचुएशन से एक है? दूसरा क्या कर रहा है हम उसके हिसाब से खेलेंगे। तो ये जब तक नियमों को, आपके पास नियम बनाने के अधिकार है, बनाओ नियम अपने हिसाब से, अपने प्रिजर्वेशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन दिया ही इसलिए गया है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टूल फॉर एंटी कॉलोनाइजेशन। रिलीजन के नाम पे कॉलोनाइजेशन कर लोगे क्या? जिसको आप डिवाइन लॉ कहते हो, ये बेसिकली अरबिक लॉ है। सारे के सारे प्री इस्लामिक अरबिक लॉ को कुछ ट्वीक के साथ वो इस्लाम के चाशनी में चपेट के वो दे दिया आपको, और कह रहे हो ये रिलीजियस लॉ है। अरेबिक लैंग्वेज पढ़ाना, आप पाकिस्तानी देख लीजिए। मैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहा था, बड़े मजे की बात बताऊं आप लोगों को। उनके कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहते हैं हम खुद मुख्तार हैं, वो खुद नहीं है खुद मुख्तार। द कॉन्स्टिट्यूशन, अनफॉर्चुनेटली कल मेरा नेट बहुत खराब था, मैं नहीं कर पाया, वरना मैंने 8-10 पॉइंट रखे हुए थे। मैंने उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, कंपेयर किया मैंने तुर्की के साथ, कंपेयर किया मैंने उसको यूएई के साथ, मैं हैरान हो गया। That पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ रिडल, जिसको कि वो खुद नहीं सॉल्व कर सकते। उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उनको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय उसके कि वो 10-20 साल के बाद एक ऐसे अंधेरे गली में खड़े होंगे कि उनको समझ में नहीं आएगा कि हम करें क्या। आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हो, उसमें आप ये नहीं लिख सकते कि वी आर सॉवरेन रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, नहीं लिख पाए वो, क्योंकि उनके, अच्छा सॉवरेन वर्ड यूज कर रहे हैं वो, प्रियम्बल में सॉवरेन वर्ड उन्होंने अल्लाह के लिए यूज किया, और यही सॉवरेन वर्ड ईरान ने भी यूज किया है अल्लाह के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो भी वो रिपब्लिक ऑफ ईरान बोलता है, सॉवरेन बोलता है, लेकिन वो इतना कर देता है कि वो कहता है इट इज ओनली फॉर द पीपल ऑफ ईरान। सो वैलिडिटी इज बीइंग ड्राइव्ड, और यहां पे क्या करें कि वैलिडिटी ऑफ अल्लाह, और अल्लाह ने दिया है ये पाकिस्तानियों को। मैंने आपको पहले ही बताया कि पता नहीं कब अल्लाह ने बात कर ली, पाकिस्तानियों से कोई नहीं जानता। और ये वो मुल्क है जो कह रहा है कि ये जो कादियानी है वो ब्लास्फेमस है। तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्लास्फेमी है भैया। कह रहे हो कि अल्लाह ने हमें अथॉरिटी दे दी, अथॉरिटी देने का कोई तो जरिया होगा ना, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आया होगा, कोई नई बातचीत हुई होगी, पाकिस्तानी, अल्लाह को पता होगा कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, तभी तो बात करेंगे, एड्रेस करेंगे कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है कि दुनिया भर पे लागू हो जाएगा। कौन है वो पाकिस्तानी जिसको कि कुरान उन्होंने कहा? भारत में बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान को पसंद करते हो, अपने आप को पाकिस्तानी आइडेंटिफाई करते। वेस्ट बंगाल का एक मिनिस्टर था हाकिम फिराद, उसने कहा था ये आई विल टेक यू टू मिनी पाकिस्तान। सारे कहते हैं पाकिस्तान की जो बिलीफ सेंटर है वो हमारे यहाँ भी बिलीफ सेंटर है, क्या कि मुगलों ने भारत को बनाया। आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या बड़े बड़े नेता और ये जो पत्रकार है वो देखिए, वो उनकी सोच ही नहीं है। मुगलों से पहले का कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते। वो भारत को एक्सप्लेन करना हो तो वो मुगल की एग्जाम्पल देंगे, उसके आगे का नहीं जा सकते वो। और यही बात पाकिस्तान भी कहता है। तो बेसिकली दे आर द सेम पीपल भाई। जो मुगलों को अपना वंशज मानता है, मुगलों को भारत का निर्माता मानता है, वो तो बेसिकली एक ही स्कूल है ना, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो। तो अब मानसिक रूप से डिरेंज सोसाइटी का आप क्या कर लेंगे? चलिए आइए, इतना बहुत हो गया। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दे हैव चेंज द रूल, नो मोर रूल द सेम रूल। जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन को वो बचाएंगे। एक दिन हम जूडो क्रिश्चियन इस्लामो ट्रेडिशन पे भी बात करेंगे, इसको भी समझेंगे। चलिए अब आप लोग से प्रश्न ले लेते हैं,
और आपके उत्तरों का हम जवाब देंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने मित्र शहजाद जी से। बड़े अच्छे इंसान हैं, आके मेरा मजाक उड़ाते हैं, हालांकि इनकी सोचने समझने की क्षमता क्या है ये किसी भी सामान्य आदमी को पता चल जाएगी। कह रहे कितना मजाक करते हो हमेशा जी। ही शहजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर है तो नमस्कार कह दीजिए, जय श्री राम भी कह दीजिए। हम तो अल्लाह अकबर कह रहे हैं सर। रजत पांडे कह रहे हैं एक्सीलेंट रिबटल बाय सोनम महाजन ऑन इस्तिया। भाई ये तो पुरानी स्टेटमेंट है, कल ही परसों किसी ने मुझे बताया था। और सोनम जी तो वाकई में शी इज एन एक्सीलेंट ओरेटर, एक्सीलेंट। आई लाइक हर एबिलिटी टू रिबट। बहुत मतलब बड़ा मैं उनका प्रशंसक हूँ। आत्मन्य जी कह रहे हैं उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, लेकिन वास्तव में तो बड़ा वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम स्नेह। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। चंचल प्रकाश जी कह रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 मेंशन्ड है, बट डू वी फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टू? इफ यस, कैसे? एससी के जजमेंट से या किस तरीके से? देखिए ऐसा है चंचल जी कि आप आर्टिकल 21 को बहुत कम समझ रहे हैं। आर्टिकल 21 में 2 फंडामेंटल राइट्स हैं और उन 2 फंडामेंटल से कई फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने बना दिए हैं। जो 2 फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, वो है पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ। तो वो कहते हैं कि नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब है कि आपकी पर्सनल लिबर्टी को भी लिया जा सकता है और आपकी राइट टू लाइफ को भी लिया जा सकता है। जैसे आईपीसी है, आपको डेथ पेनल्टी देता है, तो उस डेथ पेनल्टी को देने के लिए आईपीसी और सीआरपीसी के तहत आपके ऊपर मुकदमा चलता है और मुकदमे के बाद यदि आप सारे लेवल ऑफ अपील को पार करने के बाद ये प्रूव हो जाता है कि आपका केस जो है वो आपका केस जो है वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट में है, तो फिर आपको सजाए मौत हो जाती है। तो ये उसका एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप कह रहे हैं, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मनेका गांधी के केस में एग्जामिन हुआ था कि इवन जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर कोई ब्लांड प्रोसीजर नहीं हो सकता। मनेका गांधी जी के केस में क्या हुआ था कि एक पासपोर्ट उनका जो है वो जब्त कर लिया गया था। उनके जब पासपोर्ट जब्त करना था उसकी प्रक्रिया क्या थी कि एक पासपोर्ट एक्ट के अंदर में पासपोर्ट रूल था कि इम्पाउंडिंग ऑफ द पासपोर्ट किया जा सकता है सर्टेन ग्राउंड। तो उनके द्वार पे एक पासपोर्ट ऑफिसर आया, उसने कहा पासपोर्ट दीजिए, हम कर देंगे, फिर दिया ही नहीं। उनको कहीं फॉरेन जाना था, वो चली ही नहीं जा पाई। तो आर्टिकल 21 में राइट टू गो अब्रोड जो है पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया था। तो ये जो पर्सनल लिबर्टी है, लिबर्टी में उन्होंने कहा था टू गो टू विजिट अब्रोड इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, सो देयरफॉर टू विजिट अब्रोड इज अ फंडामेंटल राइट। अब क्वेश्चन ये है कि उनका जो पासपोर्ट लिया गया, क्या वो कानूनी तरीके से सही था? क्या वो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत सही था? तो उसमें फिर उन्होंने कहा था कि भाई जो ये प्रक्रिया है इसमें नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, सिर्फ प्रक्रिया बना देने से सफिशिएंट नहीं है। अगर प्रक्रिया ब्लांड है, प्रक्रिया में जो नेचुरल जस्टिस के एलिमेंट नहीं है, यानी कि जैसे दूसरी पार्टी को सुनिए, अब आप पासपोर्ट लेके रख गए तो भाई आप कहोगे कि भाई इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, तो आप कह रहे हो भाई पार्लियामेंट में कहा है कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ लिया जा सकता है या पर्सनल लिबर्टी लिया जा सकता है, प्रोसीजर बाय लॉ होना चाहिए। तो देख लीजिए ये पासपोर्ट एक्ट है, उस एक्ट के अंदर में एक प्रोसीजर बनाया गया पासपोर्ट रूल में, उस रूल में उसका अधिकार करते हुए हमने पासपोर्ट ले लिया जिससे। तो ये प्रोसीजर भी था और वो लॉ भी था। तो फिर उसमें यह कहा कि लॉ में मिनिमम एलिमेंट ऑफ जस्टिस होना चाहिए, प्रोसीजर लॉ में भी मिनिमम एलिमेंट ऑफ जस्टिस होना चाहिए। यदि ऐसा वो लॉ स्टेट नहीं बनाता तो कोर्ट कहता है वो नेचुरल जस्टिस फिर हम खुद पढ़ेंगे। सो वी कैन रीड नेचुरल जस्टिस एज द पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट। अगर नेचुरल जस्टिस को स्टैट्यूट में इनकॉर्पोरेट कर लिया तो कोई बात नहीं है। ये उसका ओवरऑल लबोलुबाब था। आपका जो प्रश्न था मेंशन्ड है, बट डू वी फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? हमको नहीं फॉलो करना है, वो जो आपका फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ले जा रहा है उसको फॉलो करना, ये दिखाने के लिए कि उसने यदि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है तो वो सही है या गलत है। अगर वो प्रोसीजर के तहत किया है तो फिर उसका एक्शन सही हो जाएगा, लेकिन वो प्रोसीजर का वायलेशन है तो उसका फिर गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन की प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्या कोई भी प्रोसीजर हो सकता है? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जहां एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, क्योंकि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हुआ था, तो वहां पे नेचुरल जस्टिस के मिनिमम एलिमेंट उस प्रोसीजर में होने चाहिए। और फिर उन्होंने कहा रीजनेबलनेस भी होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने 21 के साथ एक ट्रायंगल बना दिया था कि 21, 1914 एक गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, यानी दे आर इंटरकनेक्टेड। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट इन आइसोलेशन, दे डोंट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, दे आर इंटरकनेक्टेड।
तो फिर रीजनेबिलिटी जो है क्राइटेरिया आर्टिकल 19 से उठा के उन्होंने कहा कि रीजनेबिलिटी यहां भी लगनी चाहिए। सो बहुत कुछ कहा था। सो दिस इज व्हाट इट इज। इफ यस, कैसे एससी के जजमेंट से या किस तरीके से? एससी के जजमेंट के बाद से यही है, उन्होंने कहा कि यदि आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के थ्रू ले रहे हो तो फिर हम उसमें नेचुरल जस्टिस पढ़ेंगे, अगर वो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट का प्रोसीजर है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, यदि वो डिवॉइड ऑफ नेचुरल जस्टिस है तो। जी, शहजाद जी कह रहे हैं नमस्कार। जी जी, हाथ जोड़ दें आप, थैंक यू का, थैंक यू शहजाद जी। पढ़िए लिखिए मित्र, आपसे मैं बड़ा वो है। सिद्धार्थ कश्यप करें, प्लीज कमेंट्स ऑन यूएस थिंकिंग टू इम्पोज सैंक्शन ऑन ब्रिक्स कंट्री इन ऑर्डर टू कर्टेल डी-डॉलराइजेशन। वो फंक्शन नहीं करेगा, कितनों पे क्या सैंक्शन लगा लेंगे आप? जो इकोनॉमिक सैंक्शन है वो किस तरीके से आप लगाएंगे कि हमारे साथ ट्रेड मत करो? वो सैंक्शन का जमाना गया। अगर सैंक्शंस के थ्रू वो डिजायर्ड रिजल्ट ला पाते तो रशिया के ऊपर जितने सैंक्शन वेस्ट ने और अमेरिका ने मिलकर लगाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। सैंक्शन क्या होता है? सैंक्शन के दो हैं कि या तो आप फाइनेंशियल कट ऑफ कर दोगे कि भाई आप जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ पेमेंट है, जिसको कि ये स्विट्जरलैंड का बर्न कन्वेंशन है, जिसमें कि वो मैं भूल रहा हूँ, सारे बैंकिंग वहां से जुड़े हुए रहते हैं, कि वो बैंकिंग का नेटवर्क से आप बाहर हो जाओगे तो पेमेंट नहीं होगी, या एफएटीएफ में आप चले जाओगे कि आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म में अपना वो फाइनेंसिंग करते हो, या फिर आपके ऊपर जो है कि ट्रेड में एम्बार्गो लगा देंगे कि शिप नहीं जाएगा यहाँ से। इसके अलावा ये 3 एक्शन वो कर सकते हैं ब्रिक्स के अगेंस्ट में, मतलब कि वो ब्राजील के अगेंस्ट में कर देंगे, चाइना के अगेंस्ट में कर देंगे, रशिया के अगेंस्ट में कर देंगे। कैन दे अफोर्ड टू डू दैट? सैंक्शंस के लिए और क्या वो तैयार होंगे क्या? या ये एक तरफा है ये ट्रेड, उनको फॉलो नहीं होते? यूरोप जो है जिस कॉस्ट पे वो अपनी पॉपुलेशन को रखा हुआ है, पॉपुलेशन जो है वो तो बहुत रिच नहीं है, देश वो रिच हो सकते हैं, पॉपुलेशन रिच नहीं है। तो वो अगर आप वहां पे जाकर के वो जो चीप कपड़े प्राइमार्क और ये जो दूसरे हैं वहां से खरीद रहे हो और उसका प्रोडक्शन चाइना से हो रहा है, वो कैसे चलेगा? यूरोप को गर्मी कौन रखेगा? लगा तो लिया उन्होंने ये गैस प्रॉम पे वो लगा करके, और वो एक और था, वो नाम मैं भूल रहा हूं। ऐसे क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोगों की हालत खराब हो गई। तो सैंक्शंस लगाना एक वन थिंग है, बट उसको एम्प्लाई कैसे करेंगे आप? क्या कर देंगे? ब्लॉकेट कर देंगे, ट्रेड नहीं जाने देंगे, शिप नहीं जाने देंगे, फाइनेंशियल उनको कट ऑफ कर देंगे कि भाई कोई वो स्विफ्ट वाला पेमेंट नहीं करेगा? कैसे कीजिएगा बताइए? There should be mechanism in order to implement the sanctions. और कौन मानेगा? ये तो आपका डोमेस्टिक है। क्या यूएस के सैंक्शन को साउथ अफ्रीका मानने को तैयार है? यूके के सैंक्शन को साउथ अफ्रीका मानने को तैयार है? क्या आपके डोमेस्टिक लॉ इंटरनेशनल लॉ के काम करेंगे? क्वेश्चन हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होता। सिद्धार्थ जी, तो आई होप कश्यप साहब मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। तो चंचल प्रकाश जी करें, एक कमेंट पीछे चला गया भैया, वो क्वेश्चन भी देख लीजिए प्लीज। चंचल जी आपके नाम से था तो दे दे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो मैंने देख लिया चंचल जी, आपको दे दिया मैंने इसका जवाब। और कुछ हो तो आप बता दिए। चंचल जी, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का डिफरेंस बता दो भैया, यूपीएससी प्री आ रहा है। देखो मैंने बता दिया बेटा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आप देखो मतलब कोई भी आप किसी का पर्सनल लिबर्टी ले रहे हो बेटा, तो आप उसको लेने का तरीका क्या होगा? ले सकते हो, संविधान कहता है हाँ आप ले सकते हो। आप मेरी फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल कर सकते हो, आप मेरा राइट टू लाइफ भी बेटा लेके जा सकते हो। बट क्वेश्चन है कि उसको लिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए, यानी एक लॉ होना चाहिए, और वो लॉ जो है प्रोसीजर को, जैसे सीआरपीसी क्या है, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी प्रोसीजर है ना कि भाई ऐसे एफआईआर होगी, उसके बाद पुलिस ऐसे अरेस्ट कर सकता है, सीजर कर सकता है, मजिस्ट्रेट के ये पावर है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ये पावर है, ट्रायल में ये वाला मैटर ऐसे होगा, 163 का स्टेटमेंट ऐसे होगा, उसके बाद अगर हाईकोर्ट में रिवीजन ऐसे होगा, हाईकोर्ट में अपील ऐसे होगा, हाईकोर्ट की इनहेरेंट पावर क्या होती है, क्वेश्चन ऑफ द एफआईआर क्या होता है, ये सब चीजें, ये प्रोसीजर है। ये सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। सब्सटेंटिव है कि भाई मैंने एक आदमी का कत्ल कर दिया, अब इसको कत्ल किया या नहीं किया, इसके बीच में बहुत सारे प्रोसीजर इशू है, जैसे ये एविडेंस एक्सेप्टेंस है, इस एविडेंस का एक्सेप्टेंस होगा नहीं होगा, ये विटनेस एडमिसिबल है नहीं है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो प्रोसीजर का पार्ट होते हैं। तो वही वो कह रहा है कि यदि आप राइट टू लाइफ लेना चाहते हैं तो आपको प्रोसीजर होना चाहिए एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जब तक वो प्रोसीजर नहीं है
और डायरेक्ट आपने लॉ, जैसे कि आईपीसी में बना दिया, एनीवन हु किल्स एनीवन एल्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। तो बिना प्रोसिक्यूशन के तो आप उसको सजा नहीं दे पाओगे, बिना फ्री ट्रायल के, बिना जुडिशियल सैंक्शंस के आप उसको सजा भी नहीं दे सकते। तो अनलेस अंटिल देयर सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, कोई आदमी कितना भी बड़ा कत्ल कर ले, वो बिना उस प्रक्रिया के गुजरे उसकी फ्रीडम को आप कर्टेल नहीं कर सकते। जब आप किसी को जेल में डालते हो तो आप उसका आर्टिकल 19 भी कर्टेल करते हो, उसका आप आर्टिकल 21 भी कर्टेल करते हो। सो पॉइंट ये हो जाता है कि अगर वो प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेटिव है, जैसा स्कूल और यूनिवर्सिटी में जब आप किसी बच्चे को मार देते हो तो डिसिप्लिनरी कमेटी बनता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। यहाँ पे कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होता, कोई कोर्ट नहीं होता, ये अंदर का मामला होता है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कहते हैं। तो उन्होंने कहा नेचुरल, अगर आपने प्रोसीजर दिया, वो प्रोसीजर ब्लांड है, वो दूसरे को मौका नहीं देता, तो कहते हैं कोर्ट ने कहा कि फिर हम उनको पढ़ेंगे, उसमें नेचुरल जस्टिस हो। इसी नेचुरल जस्टिस को उन्होंने कहा कि ड्यू प्रोसेस। इसकी उन्होंने जो कंपैरिजन किया था वो अमेरिका के ड्यू प्रोसेस से कहा। अमेरिका में ये कहा गया ड्यू प्रोसेस का कि हम सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि सब्सटेंटिव लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं, हम प्रोसीजर लॉ को भी देखेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं। अब चूंकि आर्टिकल 21 में था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये तो लिखा नहीं कि वो कैसा प्रोसीजर होना चाहिए, जस्ट प्रोसीजर होना चाहिए, अनजस्ट प्रोसीजर होना चाहिए, कैसा प्रोसीजर होना चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि उसकी भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी एग्जामिन करेंगे। और उसके लिए फिर उन्होंने कहा है, वो सहारा लिया उन्होंने आर्टिकल 19 का, कि अगर जैसे मान लीजिए कोई चीज फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का वायलेशन है, तो क्या वो सिर्फ 21 का वायलेशन है? जैसे मैंने आपको कहा कि राइट टू मूवमेंट जो है वो 21 में भी आता है, 19 में भी आता है। राइट टू गो अब्रोड इज एज मच पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 एज मच इट इज द पार्ट ऑफ 21। तो अब मान लीजिए 21 का जो टेस्ट है वो थोड़ा लेस रिजिड है, कि अगर आपको राइट टू गो अब्रोड को रिस्ट्रिक्ट करना है तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। लेकिन 19 में क्या है कि वो राइट टू मूवमेंट है, अगर वो मान लो 19(2) में है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्ट्रिक्शन 19(3) में होगा। तो फिर 19(3) के जो रिस्ट्रिक्शन है सिर्फ उन पे ही आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। और फिर उसमें रीजनेबिलिटी का क्राइटेरिया, तो मान लो कि अब 21 वाला तो वो सेटिस्फाइड हो गया कि भाई अब मनका गांधी थी, उनका पासपोर्ट की वजह से विदेश नहीं जा पाई, तो 21 में मान लो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई हो गया कि भाई ये जो पासपोर्ट रूल है इसके अंदर में वो जो एक्शन लिया गया था वो वैलिड एक्शन था। लेकिन अब आएगा कि ये तो 19 का भी वायलेशन हो गया, क्योंकि उनका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी वायलेट हो गया, तो उस 19 का तो टेस्ट ही अलग है बेटा। तो उन्होंने ये कहा था गोल्डन ट्रायंगल, आपको हर टेस्ट को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। आई होप आई गिव यू एन आंसर। तो Anna Lee, I watched 2-3 of your videos with subtitle. It's fun to listen to your thoughts. Some days ago, one of our teachers showed a part of your video clip as a reference in our ethics and cultural class. Anna ji, from where you are, I would love to know about you. More love from Ashdod and Israel. I love Jewish people, and I have been to Haifa. I carried out some of my research at the Haifa University. So if you want, we can have a one-to-one, or I can have a whole program delivered in English on certain topics. So thank you, Annie, for your kind comments, and I stand obliged. Thank you so much. Mr. उमेश भूइया कह रहे हैं, पर पढ़ लिख के सोचने समझने से दिमाग खुला। जी बिल्कुल, बहुत गरीबी और नक्सली प्रभावित क्षेत्र में रहा, आज अभी भी नक्सली के अर्चस है मेरे जिले में से। देखिए, नक्सलिज्म का कोई भविष्य नहीं है भैया, हथियार किसी चीज का भविष्य नहीं है, भारत की लोकतंत्र ही आपका भविष्य है। तो ये एक दूसरे को लड़ा देना नाम के, रिलीजन के नाम पे, भगवानों के नाम पे नहीं। हम सब एक आदमी है, यदि कोई हम सब के अधिकार कहीं ना कहीं टपल हो जाते हैं तो हम उनको संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। लेकिन ये धरती हमारी है, ये इस धरती के हम निवासी हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं कहे कि वो बाहर से आया है, ये उसके भगवान बाहर से नहीं। जो बाहर से आए हुए हैं उनकी किताबें मौजूद हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हम बाहर से आए, जैसे मुगल थे। सो उमेश साहब, यू आर एज मच फ्री एज आई एम। अभिषेक कुमार कह रहे हैं, अभिषेक सर, पाकिस्तानी यूट्यूबर का प्रोग्राम है बताओ, यूट्यूबर का प्रॉब्लम है बताओ। हाँ, यूट्यूबर बेचारे बहुत, उनको मना कर दिया गया कि आप इंडिया से रिलेटेड काम नहीं करेंगे, और अभिषेक मिश्रा को कभी नहीं बुलाएंगे, तो उन सब ने मुझे बुलाना मना कर दिया। बट मैं इस पे जानबूझ के नहीं प्रोग्राम करना चाहता, उनकी सेफ्टी है, वो बेचारे डरते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो उनकी समझ में आया उन्होंने किया, वो उस चीज से कुछ करना चाहते थे।
एक रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे, पर वो सब हो गया। कुछ लोगों ने सुना उनकी बातें, उनको लग रहा था इम्पैक्ट हो रहा है और जबरदस्त इम्पैक्ट हो रहा है, तो उन्होंने, और वो वही बातें कर रही हैं। मजे की बात है, तो क्या कीजिएगा अब इसको। आई एम वेरी सैड फॉर देम, दे आर वेरी गुड पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं वो। अभिषेक सर, महेश दत्त भाई आपके ऊपर गुस्सा है, आप फकर यूसुफ जई के चैनल में गए फिर से। अरे भाई, वो तो महेश साहब तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, और मैं तो जाऊंगा, मैंने कब मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा, उनको मना किया गया है। और फकर जी बहुत अच्छे इंसान हैं, फकर जी ने मुझे इसलिए भी बुलाया था, उनको भी मना किया गया था। ही वांटेड टू मेक अ पॉइंट। तो फकर जी मेरे परिवार की तरह हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। और भाई देखिए, मेरा फ्रीडम ऑफ वो तो रहने दीजिए ना, कि मैं कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं, ये तो मुझे मेरे विवेक पे रहना चाहिए कि मैं कहाँ जाऊं। मैंने तो किसी को नहीं कहा कि आप यहाँ मत जाइए, ये प्रोग्राम मत कीजिए। तो अगर महेश जी नाराज हैं तो उनसे बातचीत हो जाएगी, मेरे बड़े अभिन्न मित्र हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे वो। दुनिया से दो आइडियोलॉजी खत्म होना जरूरी है, इस्लामिस्ट एंड कम्युनिस्ट। जी, कोई आइडियोलॉजी खत्म नहीं होती, वो रिफॉर्म हो जाती। तो हमें अपने जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनसे बातचीत करनी है, उनके साथ बैठना है, उनके साथ उठना है। क्योंकि हमें देखिए, जब मुगल गए, जब मराठों ने उनके ऊपर टेक ओवर करके पूरा भारत अभी अपने अंडर में लिया ही था, तब तक ये यूरोपियंस आ गए, तो संवाद नहीं हो पाया। जो हमारे यहाँ के लोग कन्वर्ट हो गए थे उनके साथ हमारा संवाद नहीं हुआ, और बाहरियों ने आकर के ये वो, क्योंकि वो भी उसी मानसिकता से आते कि वो क्रिश्चियन है तो वो नॉन हिंदू है, और जो हिंदू था वो अपनी बात को अपने लोगों के साथ शेयर नहीं कर सका। और 70 साल में क्या हुआ, जब हम आजाद हुए तो फिर एक अलग ही थ्योरी वो गढ़ दी गई सेक्युलरिज्म के नाम पे। अब सही समय आया है। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने भाइयों बहनों के, उनके इस्लाम पे डायरेक्ट अटैक ना करें। उनके बहुत से ऐसे लोग हैं जो विद इन द कम्युनिटी है, जो ये काम उनको कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उनको वो समझाने दें। अब तो यूट्यूब के जमाने में सब चीजें आ गई है, लेकिन आप उनके साथ बैठे, आप उनको ये ना फील होने दें कि हम इस्लाम पे तुमको ये कि तुम्हारे में ऐसा लिखा है, तुम्हारे में वैसा लिखा है। इससे वो बढ़ती है एक्रिमोनी। आप बैठे कि यार ये बात क्या है, हम ही में से हो, हमारा पार्ट हो, क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? क्या सऊदिया ने, यूएई ने अब मंदिर बना दिया, अब क्या बचा है? और मैं फिर कहता हूं, इस्लाम 3.0 है जुडाइज्म का। जब जूस यार प्यूरिम और होली बना रहे हैं, जूस कह रहे हैं कि धर्म जो है वो सनातन है और बाकी सब मजहब है, तो इस्लाम तो बिना जूडिज्म के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, बिना मोजेस के मोहम्मद हो नहीं सकते। मैं बोल बोल के तक गया। और मोजेस यदि बदल गए, आप देखिए बड़ी मजे की बात है, आप यदि यहूदी हैं तो आप सुअर नहीं खाते, और जब आप क्रिश्चियन बन जाते हो तो आप आप पैट्रियार्की में नहीं रह जाते। जो यूरोपियन क्रिश्चियन है, ये अब्राहम के वंशज नहीं है। इन्होंने अब्राहम का रिलीजन जरूर लिया, पर ये अब्राहम के वंशज नहीं है। क्योंकि जो अब्राहम के वंशज हैं वो जूस हैं, वो उन्होंने जुडाइज्म अपना कंटिन्यू रखा। तो ये जो यूरोपियंस थे, ये अब्राहम के वंशज नहीं थे, और इसीलिए क्रिश्चियन जो हैं वो खाते हैं सुअर भी, जबकि जूस सुअर नहीं खाता। तो वो क्रिश्चियनिटी उन्होंने जो अपनाई है वो एक दूसरे प्रकार की है। जीसस क्राइस्ट खुद भी जीव थे, था वो पेगन था। जो यूरोप का क्रिश्चियन बना, जिसने जीसस क्राइस्ट की टीचिंग को एक्सेप्ट किया, वो अब्राहम की फैमिली से नहीं आता था, वो पेगन था। पेगन कहना भी उसको सही है कि नहीं, बिकॉज उनकी कोई किताब नहीं थी ऐसा जैसे हमारे यहाँ वेद थी। और आप देखें आज बहुत हद तक यूरोप में वापस से, जिसको वो कहते हैं एसोटेरिज्म या यूरोपियन वैदिक स्टाइल, और ये सब वापस से आ रहा है। दे आर नाउ अवेकनिंग। तो कहीं क्रिश्चियनिटी को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्रिश्चियंस रिफॉर्म हो गए। आप बाइबल पे अटैक करने जाएंगे, दिक्कत होगा। तो वही बात है कि आज आप देखें, हमारे भी जो मुस्लिम भाई बहन हैं, उनसे तर्क की बात करने की जरूरत है। अगर वो भी एक जिंदगी उन्होंने जी ली है पूरी ईद मनाते हुए और ये मनाते हुए, तो हम उनसे कैसे कहें छोड़ दो? नहीं कहना हमें कहना ईद भी हमारी है, आप होली भी त्योहार को एक्सेप्ट कीजिए, आप सेंट्रल एशियन वाला इस्लाम लाइए, बस बात सही हो जाएगी। सेंट्रल एशिया में अल-फराबी जैसा इस्लाम लाइए। हमारे यहाँ अल-फराबी नहीं आया, हमारे यहाँ ये आ गए तैरुल कादरी और ये क्या नाम है घामड़ी और इस टाइप के लोग आ गए। वी डिडंट गेट अल-फराबी जो उनकी सोसाइटी को रिफॉर्म करता। आप जाके देखो सेंट्रल एशिया का इस्लाम एकदम दूसरा फॉर्म में। तो अपने भाई बहन है, ये याद रखिए, इनके साथ बैठिए। अब आ रहे हैं लोग, पहले बीजेपी का नाम लेने पे गर्दन कट जाती थी, अब खुल के आ रहे हैं टीवी पे कि हाँ मुसलमान है और बीजेपी को वोट देंगे।
धीरे धीरे होगा, लेकिन बैठिए उनके साथ, बातें कीजिए, उनको अपना बनाइए। तू मैं का जमाना गया, उनको वही सिखाया गया। हमारी कुछ चीजें बता दी गई, उनकी कुछ चीजें। अब तो यूट्यूब पे बहुत सारे जो इस्लामिक भाई बहन हैं हमारे, जैसे समीर हैं, साहिल है, जफर भाई है, और भी हैं, एडम है, ये सारे कर रहे हैं वही काम। उनका हर किसी का अपना फिलॉसफी है, कोई जरूरी नहीं कि वो जो सोचे वही हम भी सोचे, सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन मंजिल एक है। मंजिल क्या है कि हमको एक रिफॉर्म्ड सोसाइटी बनानी है, इंडियंस में सारे इंडियंस को वापस से बनाना है। और हम कैसे छोड़ देंगे? हम तो एकम सत बहुधा विप्राह वदंती वाले हैं कि भाई मैत्री भी एक भगवान है, वरुण भी एक भगवान है, अल्लाह भी उसमें आ जाएंगे, कोई बुराई नहीं है। तो हम भी अपना फंडामेंटल कैसे छोड़ दें? इसलिए सबके तरीके, हो सकता है कोई मेरे तरीके से ना सहमत हो, मेरा तरीका ये कि देयर इज अ स्कोप टू एंगेज, बातें करें। जैसे मैं गया साहिल के चैनल पे और साहिल ने मुझे मौका दिया, मैं इसका बहुत बड़ा शुक्रगुजार करता हूं, बिकॉज साहिल का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। तो बॉटम लाइन ये है कि हमें बात करने की जरूरत है। ये हमारे भाई बहन हैं, इनको कुरान से कोई बहुत ज्यादा गवर्नेंस नहीं होती। इनको अलग एक वोट बैंक जमा के रखा गया कि हम हिंदू नहीं है। आप जब शरिया लॉ नहीं फॉलो कर सकते तो आप फिर मुसलमान कैसे हो? तो इनको बताना है वापस से कि आपका जो इस्लाम है वो स्पिरिचुअल बना दीजिए। अब वो लॉज तो सऊदिया भी नहीं देने वाला है, स्पिरिचुअल बना दीजिए और बाकी अपने, जैसे बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं, वैसे आप भी एक रहेंगे। लॉ अपने देश का मानिए और चलिए, फिर एक रास्ता सही करेंगे। आपको मुबारक हो अल्लाह, जो ईद होगी हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी सेवैयां खाएंगे, लेकिन रिफॉर्म आपको लाना होगा और आप लाएंगे, यूसीसी आएगा, सब रिफॉर्म आ जाएगा। ये हमारे भाई बहन है, सारे मुसलमान इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हमारे भाई बहन, और हमें उनसे इंगेज करना है, नफरतें नहीं रखनी या उनके रिलीजन पे अटैक नहीं करना। उनके रिलीजन पे अटैक करने के लिए हमारी जरूरत नहीं है, अब उनके ही स्कॉलर्स खड़े हो गए हैं। पहले आप सिर्फ जाकिर नायक को सुनते थे, अब एडम है, अब साहिल हैं, अब समीर हैं, अब जफर भाई है, बहुत से लोग हैं, दे आर डूइंग देयर पार्ट। तो इस्लाम का आप सोचिए गायब हो जाएगा, वो नहीं होगा। इस्लाम इज हियर टू स्टे। द फॉर्म ऑफ इस्लाम विल बी यूएई, जो हुआ वहां पे अरबों की धरती पे मंदिर बन गया, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, यही फ्यूचर है जी। अरविंद जी कह रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव भैया। दिनेश बोरा कह रहे हैं मुस्लिम डे बाय डे क्यों अधिक कट्टर होते जा रहे हैं? क्योंकि वो डे बाय डे रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। रिफॉर्म ही है, देखिए मैं कह रहा हूँ, जूस रिफॉर्म हो गए, क्रिश्चियन रिफॉर्म हो गए, मुसलमान ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई इस्लाम पूरा जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी का ही पार्ट है, उसके अलावा नहीं है। तो जो उनका मेन है वो हो गया, तो ये कैसे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। पाकिस्तान को थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उन्होंने नफरतें बहुत डीप बो दी हैं। उनका जो इस्लाम है वो सिर्फ एंटी हिंदू है और कुछ नहीं जानते वो, और वो भी हिंदू की हिंदू जो है बुत परस्त है, बस इतना ही बताया उन्होंने। हिंदुइज्म की फिलॉसफी नहीं बताई, हिंदुइज्म के बारे में नहीं बताया, बस दो तीन चीजें बता दी कि कास्ट सिस्टम था, छुआछूत था, और यहाँ पे बुत परस्ती, बस ये दो तीन बताई है चीजें, और कुछ नहीं बताई। सो ये अब धीरे धीरे, लेकिन हमारे भाई बहन हैं, उनसे बात करेंगे एंड देन थिंग्स विल गेट बेटर। एक देव लिंबू साहब कह रहे हैं एक तरफा प्यार कब तक चलेगा? जी एक तरफा प्यार मैंने कब कहा? मैंने कहा बातें करें और उखड़ेगा सर, उखड़ेगा समय। मैंने कहा एवरी डॉक्ट्रिन हैज अ टाइम पीरियड, शेल्फ टाइम पीरियड। वो अगर ह्यूमन क्रिएटेड है, मैन मेड है, तो उसका फिर एक टाइम आता है, उससे ज्यादा वो शेल्फ लाइफ में वो जी नहीं सकता। इस्लाम कहता है कि आप धर्म आपके लिए, मेरा धर्म मेरे लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो लकुम दिनुम वाला जो आप बता रहे हैं मुझे पता है। वेयर इट्स माइनॉरिटी देयर इट्स एप्लीकेबल। धीरे धीरे वो भी अंदर, जब वो मेजॉरिटी में भी है तो क्या अचीव कर रहे हैं? क्या है अफगानिस्तान का? बहुत बड़ा वहां पे पीस है, प्रॉस्पेरिटी है। क्या है अफगानिस्तान में? पाकिस्तान में क्या है? हमारे यहाँ कहते हैं कि आपका मुस्लिम में मुस्लिम 14% 15% है पार्टिसिपेशन, उसका पब्लिक लाइफ में 5% 10% है। आप उनके यहाँ जरा पूछो कि भैया आप तो 100% मुसलमान हो, 98% मुसलमान देश हो पाकिस्तान, हिंदुओं के जमीन को मुसल इस्लामिक बना के बैठे हुए हो, और आप यहाँ पे अभी तक एजुकेशन जो है वो लिटरेसी रेट 50% कैसे है? चलो हम तो मान लो बड़े बुरे लोग हैं, आप यहाँ 50% कैसे है? न तो हिंदुस्तान के मुसलमान की लिटरेसी बहुत ज्यादा है, ना तो पाकिस्तान की मुसलमान की लिटरेसी बहुत ज्यादा है। देयर मस्ट बी समथिंग, some connecting dots that needs to be examined.
अभिषेक कुमार कह रहे हैं, अभिषेक सर, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी हिंदुओं को मार रहे हैं और मंदिर तोड़े। जी बिल्कुल ये सच है, और हिंदुओं से प्यार और अपना बताते हैं, ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, क्योंकि वो वहां पे वो कुछ कर नहीं सकते। जो लोगों को हिंदू से प्यार है वो कुछ लोग हैं ऐसे जेन्युइन है, बट सबके पास वो पावर नहीं है, तो वो कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ कंट्री को हाई डोज ऑफ रिलीजन पे डाल दिया है, और वो रिलीजन को नहीं समझते, वो सिर्फ उसको एंटी हिंदू के रूप में देखते हैं। दे आर मुस्लिम सो लॉन्ग एज दे आर एंटी हिंदू, बस उनको इस्लाम का कुछ नहीं पता। अभिषेक जी, एक्स मुस्लिम खुद में एक नया समुदाय बनता जा रहा है भारत में जनसंख्या। जी जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, यही हमारा फ्यूचर है। और वो सिर्फ एक्स मुस्लिम नहीं रहेंगे, वो भारत के नागरिक हैं। मुझे उनका एक्स मुस्लिम वो रखना चाहें, अपना आइडेंटिटी रखें, but they are as good as professors. They are sometimes better than professors and lawyers and the judges, क्योंकि वो बहुत तार्किक और बहुत रिसर्च के साथ वो बातें करते हैं। जो वो पढ़ के बोलते हैं, उतना पढ़ने में लोगों के घोड़े खुल जाएंगे। So they are not just any Tom, Dick and Harry speaking some nonsensical stuff. These people are very well researched. They speak what we call argument. They give arguments which is very hard to penetrate or rebut. तो ये सिर्फ एक्स मुस्लिम नहीं है, दे आर स्कॉलरली पीपल आई बिलीव। शहजाद साहब कह रहे हैं एडम को ठीक से सुनो, वो आपके सारे भगवान को टीवी पर टट्टी बोला है। तो क्या गलत है, बोलने दीजिए ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है शहजाद भाई। ओह क्या हो गया, मैं मान लीजिए शहजाद जी बड़ा अच्छा इंसान हूँ, बहुत, आप मुझे कह यार टट्टी है, तो इससे क्या मैं टट्टी हो जाऊंगा? अरे यही तो है ना, इंसान को बोलने दो जो बोलना चाहता है। आज वो श्री राम भगवान भी कहते हैं शहजाद एडम जी, अगर बोल दिए, एक समय उनकी समझ थी, इंसान ग्रो अप करता है, इंसान बढ़ता है, और भगवान को टट्टी कहने से भगवान टट्टी हो जाएंगे? ये क्या बात हुई? मेरी दादी मुझे बचपन में शहजाद एक कहानी सुनाती थी कि एक आदमी था, वो भगवान शिव के मंदिर के सामने से गुजरता था, मंदिर नहीं जाता था। अच्छा, मैं भी नहीं जाता था मंदिर, मुझे भी भगवान में कोई बहुत ज्यादा आस्था नहीं थी। तो जब भी जाता था तो भगवान के ऊपर ना एक लाठी मारता था, शिवलिंग के ऊपर कूड़ा फेंक देता। एक दिन नहीं किया, भगवान प्रकट हो गए उसके घर पूछने कि भैया ये क्या हो गया तुम्हें, सब ठीक तो है? तो वो भक्त बन गया उनका बहुत बड़ा। पॉइंट क्या है कि एडम सीकर पाकिस्तान में बड़े हुए, उनको यहाँ के भगवानों के बारे में ऐसा बताया गया, वो बोलते थे, तो क्या बुराई है अगर बोल भी रहा है? यहाँ का भी कोई अगर बोल रहा है, हमने आपको एग्जाम्पल दिया, रामचरितमानस को जलाने वाले लोग हैं यहाँ पे, सनातन को डेंगू बोलते हैं, सनातन को मलेरिया बोलते हैं, बीमारी बोलते हैं, बोलने दें, कोरोना बोलते हैं, इससे क्या हो जाता है? हाउ डज ऑल दिस इम्पैक्ट? भगवान इतने बड़े हैं कि इंसानों के बोलने से उनकी कोई एहसास हो जाएगी, अगर कोई भगवान है। और अगर सब कुछ भगवान के मर्जी से होता है शहजाद जी, कि हर कुछ जो भगवान चाहता है वही होता है, तो फिर वो भगवान चाहता है कि वो गाली दे तो दे रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो बोल भी रहे हैं तो इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन विप्र कौन है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, ये गांधीवाद है और कुछ नहीं। नहीं, विप्र रिसर्चर है। विप्र जो है वो एक रिसर्चर है, थिंकर है, जो न्याय शास्त्र को पढ़ा हुआ है, जो मानने में नहीं है, जानने में है, और जानने के तरीके हमारे यहां दिए हुए हैं। और मैं आप में से सब लोगों को न्याय सूत्र पढ़ने की वो निमंत्रण दूंगा, यूट्यूब पे जाके सुने वैशेषिक और ये सब जो फिलॉसफीज है इंडिया की, प्लीज जाने उनके बारे में। विराम सिंह जी कह रहे, अच्छा विराम जी, मैं आपको बताऊं, मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, उसका नाम भी विराम पांडे है। तो जस्ट लाइक ज्ञानवापी मस्जिद, अ डोम वाज प्लांटेड ऑन मंदिर टू कन्वर्ट। जी जी जी, ये तो टैक्टिक्स रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुरेश चंद्र जायसवाल, नाइस, ओरिजिनल से कन्वर्टेड ज्यादा ज्ञानी होता है और यही मेन प्रॉब्लम है। जी जी, पर दे विल कम बैक टू आवर वो। शहजाद जी उल्टा अंगूठा दिखा रहे हो, मुस्कुरा रहे, थैंक यू शहजाद जी। युवा वर्चस्व कह रहे हैं, गुरुदेव प्लीज एक्सप्लेन इफ डीप स्टेट इज यूजिंग लेफ्ट इस्लामिक फैक्शन अगेंस्ट मोदी। हु द हेल इज डीप स्टेट इन इंडिया? युवा वर्चस्व साहब, क्या इंडिया में कोई डीप स्टेट है? अब वो डीप स्टेट क्या जो अमेरिकन कंसर्न वाला डीप स्टेट है या पाकिस्तानी डीप स्टेट है, उस सेंस में आप बात कर रहे हैं? हर जगह पे एक डीप स्टेट रहता है। अगर आप डीप स्टेट को ये एनालाइज, ये एक्सप्लेन करते हैं कि डीप स्टेट इज एन इंस्टीट्यूशन विच फंक्शंस पैरेलल टू द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, तो वो डीप स्टेट अगर आप बात, जैसे पेंटागन है, इज अ डीप स्टेट इन अमेरिका बट इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो अब कोई राष्ट्रपति अगर चुन करके आया है अमेरिका में और वो कुछ ऐसे काम करना चाहता है जो डीप स्टेट को ये लगता है कि ये राष्ट्रपति इसकी समझ ठीक नहीं है, तो कई बार उनके ही एक्शंस को थॉट करता है या उनको गुमराह करता है या जो भी उनको हो सकता है। इसको कहते हैं कि डीप स्टेट इज नॉट लीडिंग, जिसके अगेंस्ट में विवेक रामास्वामी ने पूरा कैंपेन चलाया था इस बार। अब पाकिस्तान में भी वही है, जिनको आप एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं या डीप स्टेट कहते हैं, वो वहां पे एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के पैरेलल में अपनी एक
सरकार चलाते हैं। तो वो सब रहेंगी, उनको रहने दे, उससे क्या होता है। हिंदुस्तान में कोई डीप स्टेट है, अब हिंदुस्तान में कोई इंस्टीट्यूशनल डीप स्टेट है, आई डाउट दैट कि रॉ ऐसा कर रहा है या कोई और ऐसा कर रहा है, आई डाउट दैट। अब एक कुछ पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स हैं तो वो कर रहे हैं, तो कर रहे दीजिए, उसमें क्या बुराई है। जब तक भारत की जनता समझदार होगी, जैसे जैसे डेमोक्रेसी और ये सोशल मीडिया ने जो काम किया, वो प्रिंटिंग प्रेस ने किया था एक समय जर्मनी के लिए, जब प्रोटेस्टेंटिज्म आया कैथोलिक रिलीजन के रिफॉर्म के लिए। आपको पता नहीं उसने जर्मनी को क्या बना दिया, उस एक प्रिंटिंग प्रेस ने। और मार्टिन लूथर का ये डिसीजन कि मैं बाइबल को अरमेनियक से जर्मन में ट्रांसलेट करा के हर घर में बांटूंगा, उसके लिए प्रिंटिंग प्रेस चाहिए थी। उस एक एक्शन ने जर्मनी को बदल के रख दिया। जर्मनी इज अ वेरी क्रिश्चियन स्टेट, बट दे आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिश्चियन। तो इसलिए वो सोशल मीडिया ने भी वो प्लेटफॉर्म दिया है हम लोगों को। हनी ट्रैप करें, डू नॉट इग्नोर कमेंट्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का सॉफ्टवेयर चेंज हो गया है। चेंज नहीं हुआ, डर गए हैं बेचारे। चेंज ऐसे नहीं होता, जिस उम्र में वो है वो चेंज नहीं होता। डर के अगर कोई आदमी चुप हो जाता है, दैट डजंट अमाउंट टू चेंज। हनी ट्रैप साहब। शहजाद कह रहे हैं, मिश्रा तुमको वेद पढ़ने की बहुत जरूरत है। हाँ भाई, बिल्कुल जरूरत है, पर पढ़ा नहीं मैंने, बिल्कुल सही कह रहा। लेकिन दीन वाली आयत का पूरा कंटेक्स्ट को पढ़ने से समझ में आएगा कि वो जब कमजोर था तभी। हाँ, वो कि मक्की जो दो तरीके की आयतें डिस्क्राइब की गई हैं, वो एक मक्की और एक है मदनी। तो जब तक मक्की था तब तक तो बड़ा एकोमोडेटिव था, बड़ा एम्ब्रेसिंग था, लेकिन जैसे ही वो मदनी हुआ, जैसे ही पावर आई, तो फिर चेंज हो गया। तो वो तो सबको पता है, बट आप सही कह रहे हो साहब। और लकुम दिनुम के ऊपर है कि मैं तुम्हारे भगवान की कभी पूजा नहीं करूंगा, तुम मेरे भगवान की पूजा नहीं करना, और ये सब यही है। ये जो लकुम दिनुम वाला वो जो पूरा का पूरा चैप्टर है, दैट इज बेसिकली टू नेशन थ्योरी। वो वहीं से सेपरेटिज्म आता है कि मैं अलग हूं, तुम अलग हो। अनिर्बान, एनआरसी, एनआईए एंड Vedic, liberal, progressive, broad-minded, large-minded, according to you. Quranic militancy, zeal, sectarianism. देखिए, मैं किसी भी किताब के अगेंस्ट में नहीं है, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बैठता, मैं एनालिसिस करता हूँ। जो आप कह रहे हो बात मैं आपकी समझ रहा हूँ, बट लेट्स पुट इट इन अ वेरी पोलाइट मैनर। बट आपकी बात जो है उससे सहमत हूँ। शहजाद जी, मुझे भी पढ़ा दो भैया वेदास। भाई मुझे तो संस्कृत आती ही नहीं जी। एक दो लिंबू जी से मैं सहमत हूँ, मुझे भी नहीं आती। युवा वर्चस्व कह रहे हैं, शहजाद भाई तुम करके कमेंट कर रहे हो। शहजाद एडम के बारे में झूठ मत बोलो। नहीं, वो शहजाद जी ने झूठ नहीं बोला, एडम ने माता काली को और ये सबको एक बार कहा था, वो पार्शियली सच कह रहे हैं। बट ठीक है, उस समय एडम को पता नहीं था। नाउ एडम इज मैंने एडम को सुना है, मुझे लोगों ने फॉरवर्ड किया उनके। द मैन इज एक्सेप्शनली वेल रेड। उनके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन द सेम फील्ड। आर्ग्यूमेंटेटिव एबिलिटी और कनेक्टिंग द डॉट्स इज माई जॉब, कि हाउ टू प्ले विद द प्रोविजंस। सो ही नोज इट, ही वुड मेक अ वेरी गुड लॉयर। और चूंकि ये पूरी अब्राहमिक फेथ है, वो बुक्स के इंटरप्रिटेशन पे ही है ना। सो बुक पढ़ने की एबिलिटी आपको आनी चाहिए, और उसमें जो फिर पढ़ा है उसकी पॉसिबिलिटी अगर आप क्रिएट करके देते हो कि देखो ये लिखा है, इसका ये मतलब है, तो फिर अगर आप ओपन माइंडेड नहीं हो तो फिर उसके दायरे में इंटरप्रिटेशन की क्या क्या दायरा हो सकता है, वो फिर लोग मानते नहीं है, तो उससे वो ऑफेंडेड हो जाते हैं। बट आई गेस अगर आप में आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स हैं तो आप बड़े आसाम से एक प्रोविजन को निकाल के उसका आप मतलब दिखाएंगे, तो लोगों को समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम है। सर, क्या पाकिस्तान में हमारा एक मंदिर की जगह पर शारदा मंदिर के तरकारी कॉफ़ी शॉप बंदे हैं? मैंने सुना तो है। जब मैं यूट्यूब पे जाता था पाकिस्तानी स्कॉलर, तो वो बेचारे बच्चे थे, वो बहुत कंसर्न थे, उन्होंने प्रोग्राम भी किया था। हर्ड इट, बट मैं इसका कोई वो नहीं दे सकता, मेरे पास इतनी जानकारी नहीं है। अवनीश साहब कह रहे हैं, मिश्रा सर नथिंग टू से बट कीप इट अप। थैंक यू अवनीश जी। अनिर्बान, एनआरसी, एनआईए, प्लीज रिप्लाई डॉक्टर अभिषेक जी। मैंने आपको रिप्लाई कर दिया। Quranic militancy, zeal, sectarianism, dogmatism, immoderation, bigotry, chauvinism, partisanship, and monomania is similar to Vedic liberal progressive. No, not at all. They cannot be compared. They cannot be compared. One is saying that only I am the truth, other is saying that everything is the truth. So ये तो fundamentals ही अलग है ना। वो मैंने पहले ही दे दिया, अगर आप फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोग्राम में कि fundamentals of both thought processes are entirely different, and therefore both people are fundamentalist. जो हिंदूज हैं वो भी उतने फंडामेंटलिस्ट हैं, वो बदलने को तैयार नहीं है। वो जा रहे हैं, वो मत्था टेक रहे हैं, वो चर्च में भी मत्था टेक दे रहे हैं, वो मॉस्क में भी मत्था टेक दे रहे हैं, वहां से भी प्रसाद ला के बांट दे रहे हैं। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को और इस्लाम को इंडियनाइज कर दिया है भाई, वो उसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं।
अब आज मेरी एक पाकिस्तानी दोस्त थी, उनसे पिछले महीने बातचीत हुई थी कि उनके यहाँ कोई शादी पड़ी थी, तो कह रही मेहंदी होगा, संगीत होगा। मैंने कहा, और उसके बाद गाली देते हो कि इंडियन कल्चर का, तुम्हारा कल्चर और कौन सा कल्चर है? इस्लाम में मेहंदी और शादी संगीत की कोई जगह है? नहीं हो सकता ना। ढोल ताशे की कोई जगह नहीं हो सकती ना। तो और वो जो भी होगा तो उनका संगीत अलग है, बेली डांस है उनका। तो चलिए, आई गेस आई हैव ऑलरेडी स्पोकन फॉर मोर देन एन आवर एंड इट्स टाइम टू pause for the day or take a break for the day. That should be enough. And thank you so much. आप सभी को मेरा नमस्ते। कम्युनिस्ट सर अपने देश में मस्जिद तोड़ देते हैं, लेकिन भारत में साथ में बोलते हैं। जी जी, भारत में सिर्फ मंदिर तोड़ना चाहते हैं, दैट्स इट। सर आपके सुनने के बाद मैं कम्युनिस्टों को बढ़िया सिद्ध होता हूँ। जी बहुत बढ़िया, करते रहिए ऐसा काम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर ये आर्यन और मुस्लिम इंडिया पर अटैकर्स हैं क्या? मुस्लिम्स आर्यन के बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। बहुत थक गया भैया, 1.5 घंटा से लगातार बोल रहा हूँ। तो सर क्या आपको लगता है कि इस्लाम को पतन, जी जी मैं पतन जैसा वर्ड नहीं करूँगा, बट रिफॉर्म शुरू हो चुका है। 10 साल देख लीजिएगा, 10 से 15 साल इस्लाम ऑलरेडी रिफॉर्म था। ये तो रिसर्जेंस आपने देखा। ये ईरान ऐसा नहीं था, अफगानिस्तान ये नहीं था। ये पिछले 30-40 साल में इस्लाम का ये फॉर्म आया। इस्लाम ऑलरेडी रिफॉर्म हो चुका था। आप पढ़ लीजिए इसको। आपको काबुल की वो तस्वीरें मिल जाएंगी, लड़कियां फ्रॉक पहन के छोटे छोटे जा रही हैं, लाहौर में जा रही होती थी, ईरान में जा रही होती थी। ये रिसर्जेंस है। अब इस रिसर्जेंस को वापस से द टाइम हैज कम टू पुट द जीनी बैक इन द बॉटल। सो थिंग्स एफर्ट्स आर बीइंग मेड। एंड देन सबसे अच्छी बात है कि जो मेन लीडर्स हैं अरब के, वो कर रहे हैं ऐसा। मोहम्मद बिन सलमान साहब हो गए, मोहम्मद बिन जायद साहब हो गए, ये लोग कर रहे हैं। दे आर नाइस पीपल। इजराइल को रिकॉग्नाइज करना, इजराइल इंडिया और यूरोप के साथ मिलकर के कनेक्टिविटी बनाना, दिस व्हाट डज इट शो? अरबों में मंदिर बना देना, व्हाट डज इट शो? बिल्कुल हो चुका है। और ये हो समय को आप नहीं लड़ सकते। ह्यूमन मेड थिंग्स हैव अ शेल्फ लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर। जय श्री राम। Thank Abhishek for exposing intellectuals like Styagan Bai. Since your show with them, other YouTubers from Bharat have continued that. But जी, I am just a small pawn. मेरे जैसे लोग आएंगे और जाएंगे भारत माता की सेवा के लिए, बहुत से लोग हैं, और हम भी एक अपना उसमें छोटा सा गिलहरी जैसा योगदान दे रहे हैं। आप सबको प्रणाम।